Today we are going to read about some other situation which has happened in national movement. Earlier, Indian magistrates could not judge cases involving British citizens. Lord Ripon and C.P. Albert wanted to end this injustice practice. Therefore, in 1883, Albert introduced a bill according to which Indian magistrates could judge cases involving uh, British citizens. The Europeans living in India protested against this bill. Finally, Ripon was forced to yield to their demands. According to the new rule, Europeans being tried in a district magistrates court could ask for a jury, half of which could consist of Europeans. The Albert Bill made the Indians realize the racial attitude of the British. The bill indirectly fanned the feelings of patriotism and nationalism among Indians. पहले जो इंडियंस मजिस्ट्रेट थे वो ब्रिटिश सिटीजन्स जो इंडिया में थे उस टाइम उनके जो केसेस थे उसको वो नहीं लेते थे। तो ये चीज़ें लॉर्ड रिपन और एल्बर्ट को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो इसको अनजस्टिस मानते थे कि इंडियंस के साथ ये अनजस्टिस हो रहा है। तो 1883 में एल्बर्ट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसको एल्बर्ट बिल बोला जाता है। इस जो है इस बिल में उन्होंने ये कहा कि जो इंडियन मजिस्ट्रेट हैं वो अब ब्रिटिश सिटीजन्स के केसेस में भी इन्वॉल्व होंगे। बट उनकी ये बात, एल्बर्ट की बात, जो उस टाइम ब्रिटिश सिटीजन्स थे, यूरोपियंस थे जो इंडिया में रह रहे थे, उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने इस बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, बहुत ज़्यादा जो है रिपन को क्रिटिसाइज़ किया। लास्ट में रिपन को फोर्सफुली उनकी सारी डिमांड्स को मानना पड़ा और फिर एक न्यू रूल जो है रिपन ने निकाला। उसके अकॉर्डिंग जो यूरोपियंस थे वो चाहें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उसकी कोर्ट में ज्यूरी की मांग कर सकते हैं और वो जो ज्यूरी थी उसमें ज़्यादातर लोग यूरोपियंस थे। तो एल्बर्ट का ये जो बिल आया इससे इंडियंस को ये रियलाइज़ हुआ कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेशियल एटीट्यूड ले रहे हैं हमारे अगेंस्ट। तो इस बिल की वजह से इंडियंस में जो अपने नेशन को लेके जो एक पेट्रोटिज्म था, नेशनलिज्म था, वो काफ़ी इन्हेंस हुआ। उनकी ये फीलिंग को इस बिल ने काफ़ी इन्हेंस किया। The time was now ripe for the formation of an all India political organization which fulfilled the need to unite politically against the common enemy, foreign rule and exploitation. इस टाइम लोगों को ये लगा कि हमें एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन करनी चाहिए जिसमें जो है ये जो हमारे एनिमी हैं, जो फॉरेन रूल और एक्सप्लॉयटेशन है, उसके अगेंस्ट हम सारे जो इंडियंस हैं वो यूनाइट हों। तो सब अलग अलग एक चीज़ें बना रहे हैं, कोई कोई सभा बना रहा है, कोई एसोसिएशन बना रहे हैं। तो इस तरीके से सब बटे हुए हैं। तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए। अलग अलग चीज़ें ना करके हमें एक ऐसा यूनिफिकेशन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए जो हमारे इंडियंस को उनकी जो फीलिंग्स है उसको रिप्रेजेंट करे कि हम चाहते क्या हैं। तो 1885 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश की गई जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उस टाइम जो गवर्नमेंट है उसमें इंडियंस को एजुकेट करना ताकि उस गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस शामिल हो सके। पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो ब्रिटिश रूल को अपोज नहीं करती थी, उसके अगेंस्ट नहीं थी। बाद में जब ये इस्टेब्लिश हुई तो इन्होंने कई सारे धीरे धीरे स्टेप्स लिए। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसकी मीटिंग दिसंबर के टाइम में होती थी और एलन ह्यूम थे जिन्होंने उस टाइम जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उन्हीं की मंजूरी पे, उन्हीं के अप्रूवल पे इन्होंने फर्स्ट मीटिंग थी वो बॉम्बे में उन्होंने ऑर्गेनाइज की। और उस टाइम इसके जो प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट एनआईसी के, वो थे डब्ल्यूसी बनर्जी। और इसका जो फर्स्ट सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो 28 दिसंबर टू 31 दिसंबर 1885 में हुआ। और उस टाइम इसमें जो इसके डेलीगेट्स थे जिन्होंने इसको जो है इसकी मीटिंग को, इसके सेशन को अटेंड किया, उनके नंबर थे 72।
कई सारे ऐसे भी जो है इसमें लीडर्स थे जो कि स्टार्टिंग में ही इसको जॉइन कर लिए थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, बदरूनी तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस एंड गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन सारों ने, इन सारे जो लीडर्स थे, इन्होंने 70 जो है 72 जो लीडर्स थे उनमें इनका भी नाम आता है। और 1885 में जो इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी बॉम्बे में, 28 टू 31 दिसंबर, इन सब ने इसको ज्वाइन किया था। द मेकिंग ऑफ अ नेशन। Right from its birth, the Indian National Congress was led by a group of people known as moderates. They were a class of elite erudite men. Dadabhai Nauroji was the most prominent among these leaders. The moderates did not want independence from the British rule. Their main objective was to secure more representation for the Indians in the government. The moderates wanted more Indians in the Indian Civil Service ICS, reduction of government expenditure and taxes including salt tax. From 1885 to 1892, they demanded the expansion and reform of the legislative councils. The British government was forced to pass the Indian Councils Act of 1892. By this act, the number of members of the Imperial Legislative Council as well as provincial councils was increased. The nationalists were totally dissatisfied with the Act of 1892. They demanded a larger share for Indians in the councils as also wider powers for them. इंडियन नेशनल कांग्रेस जब से इस्टेब्लिश हुई थी तब से अ, इसका इसको जो लीड कर रहे थे वो मॉडरेट्स जो लीडर्स थे। उस मॉडरेट्स का मतलब होता है उदारवादी। मतलब कोई भी डिसीज़न है, कोई भी स्टेप उठाना है तो उसे बहुत कामली वो स्टेप उसको लेते थे। तो जो अ, उस टाइम टू पार्टीज़ थी। एक उन लीडर्स की जो हर सिचुएशन को कामली जो है हैंडल करते थे, और एक उन लीडर्स की पार्टी थी जो एग्रेशन से भरे हुए थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मॉडरेट्स लीडर्स ने ही स्टार्टिंग से इसको लीड किया। और इसमें जो एलीट क्लास के लोग थे, कुछ स्कॉलर मेंस थे इसमें। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लीडर थे वो थे दादा भाई नेरोजी। मॉडरेट्स लीडर्स ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे। वो इतना चाहते थे कि जो इंडियंस हैं उनका जो मॉडरेट्स लीडर्स का ऑब्जेक्टिव था कि जो इंडियंस हैं वो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो बढ़े और वो चीज़ें इंडियंस को लेके सिक्योर हो जाएं। ये जो और ये मॉडरेट्स लीडर्स सिविल इंडियन सिविल सर्विसेज में इंडियंस का पार्टिसिपेंट ज़्यादा चाहते थे। और साथ ही साथ वो जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर थे उसको कम करना चाहते थे। और साथ ही साथ जो सॉल्ट टैक्स था उसके साथ साथ कुछ और भी टैक्सेस की वो डिमांड कर रहे थे। 1885 और 1892 तक जो है कई सारे एक्सपेंशन और रिफॉर्म्स जो थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स से रिगार्डिंग वो उन्होंने मांगे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जो है फोर्स हो गई कि उसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को पास करना ही पड़ा। इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। उनको बाद में मजबूरन 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट को पास करना पड़ा। इस एक्ट के जो है इस एक्ट के पास होने के बाद जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और उसके साथ साथ प्रोविंशियल काउंसिल्स में इंडियंस मेंबर्स क्या हो गए, उनके नंबर बढ़ गए। बट कुछ नेशनलिस्ट जो थे इस एक्ट से डिससेटिस्फाई थे। वो बिल्कुल भी इस स्टेप के से सेटिस्फाई नहीं थे। वो चाहते, उनकी जो डिमांड थी, बाकी नेशनलिस्ट की डिमांड थी कि जो इंडियंस हैं उनका जो शेयर है काउंसिल में वो और बढ़े और साथ ही साथ उनको और भी ज़्यादा पावर मिले। The earlier nationalists desired Indianization of the higher grades of administrative services. Economically, also, the European
मोनोपोली ऑफ हायर सर्विसेज वाज हार्मफुल ऑन टू ग्राउंड्स। जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उनकी डिज़ायर थी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उसमें इंडियंस को हाई ग्रेड्स मिले, और इकोनॉमिकली भी जो ये यूरोपियन मोनोपोली थी वो हायर सर्विसेज में दो तरीक़ों से इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल थी। फर्स्ट, Europeans were paid high salaries, whereas Indians of similar qualifications could be employed on lower salaries. This made the Indians administration very costly. पहला ये था कि जो यूरोपियंस थे उनकी सैलरी इंडियंस के कंपैरिजन में हाई थी। भले यूरोपियंस और इंडियंस जो उस टाइम वहाँ पे है उनकी क्वालिफ़िकेशन इक्वल है, लेकिन यूरोपियंस की सैलरी हाई होती थी और इंडियंस को लो सैलरी पेड किया जाता था। जिससे जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को उनको बहुत ज़्यादा हाई पे करना पड़ता था। Second, Europeans sent out of India a large part of their salaries and their pensions were paid in England. This added to the drain of wealth from India. और सेकंड ये कि जो यूरोपियंस थे वो अपनी सैलरी का एक बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा शेयर इंडिया के बाहर भेज देते थे, और उनकी जो पेंशन थी उसका भी जो पेमेंट था वो उनको इंग्लैंड में होता था, जिससे इंडिया की ही वेल्थ थी जो टैक्स के थ्रू उनको पे करते थे इंडियंस, वही तो उनको एज अ सैलरी पे की जाती थी, एज अ पेंशन दी जाती थी। तो इंडिया की ही जो इकोनॉमी थी, इंडिया की ही जो वेल्थ थी, उसका बहुत बड़ा शेयर वो एक ड्रेन आउट होता चला जा रहा था। The nationalists demanded separation of the judicial from executive power so that people might get protection from arbitrary acts of the police and the bureaucracy. They laid a great deal of emphasis on the spread of primary education among the masses. जो उस टाइम नेशनलिस्ट थे उन्होंने जो उस टाइम जुडिशरी थी उसके सेपरेशन की भी बात की कि जो जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव पावर से अलग किया जाए, सेपरेट किया जाए, ताकि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनको जो आर्बिट्ररी एक्ट है या मतलब जो पुलिस और नौकरशाही वाली जो चीज़ें हैं उससे लोगों को प्रोटेक्शन मिल सके। और साथ ही साथ जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने एक जो है लोगों के बीच में ये भी स्प्रेड किया कि आप प्राइमरी एजुकेशन भी लीजिए। They urged the development of agricultural banks. This was undertaken to save the peasant from the clutches of the moneylenders. They demanded extension of medical and health facilities and improvement of the police system to make it efficient and popular. प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने ये भी मांग किया कि जो हमारे पीजेंट हैं, जो हमारे किसान हैं, उनके लिए एक एग्रीकल्चरल बैंक भी होना चाहिए, ताकि जो हमारे पीजेंट हैं वो जो मनी लेंडर्स हैं उनके चंगुल से, उनके शिकंजे से निकल सकें, कि उन्हें अगर किसी भी फार्मर को, पीजेंट को अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो किसी मनी लेंडर से ना ले, वो जाके बैंक पे कम इंटरेस्ट ऑफ उस पे पैसे वो वहाँ से ले लें, क्योंकि मनी लेंडर्स उस टाइम बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। और इसके साथ-साथ नेशनलिस्ट ने ये भी माँग की कि जो हमारा उस टाइम हेल्थ फैसिलिटी है, मेडिकल है, वो भी इम्प्रूवमेंट हो, उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो, और वो और साथ ही साथ जो हमारा पुलिस सिस्टम है, वो भी इफ़ेक्टिव बने। क्योंकि अगर हमारा पुलिस सिस्टम जो है वो अच्छा रहेगा, तभी मेडिकल फैसिलिटी हो, हेल्थ फैसिलिटी हो, कोई भी चीज़ें हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क कर पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। The nationalist leaders also spoke in defense of Indian workers who had been compelled to migrate to South Africa, Malaya, and Mauritius in search of employment. Here, the Indians were subjugated to serve oppressions and racial discriminations. जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने जो इंडियन वर्कर्स उस टाइम माइग्रेट किए जाते थे जॉब के लिए, साउथ अफ्रीका, मलाया, मॉरिशस भेजे जाते थे, उसके लिए भी उनका साथ दिया, उनके डिफेंस में बोला, क्योंकि वहाँ पे जो इंडियंस थे उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था, मतलब डिस्क्रिमिनेट किया जाता था,
क्योंकि वो इंडियंस थे, यहाँ से वो दूसरी जगह पे जाते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। द मॉडरेट लीडर्स wanted to develop public awareness about the unjust nature of the British rule. From the beginning, politically conscious Indians had been powerfully attracted to freedom of speech, press, though thought and associations. जो मॉडरेट लीडर्स थे वो चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिश रूल का ये जो अनजस्टिस है, वो जो नेचर है उसको भी वो देख सकें। शुरू से ही जो पॉलिटिकल अवेयरनेस जो थी लोगों में अपने फ्रीडम को लेके, प्रेस को लेके, थॉट को लेके, एसोसिएशन को लेके, इससे वो अट्रैक्ट करना चाहते थे लोगों को कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स के बारे में बोलें, अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करें और यूनाइट हों, एकजुट हों। They published newspapers, wrote articles to prove how British rule was leading to the economic ruin of the country. जो ये लीडर्स थे इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, पैम्पलेट्स ये सब जो है प्रिंट करवाए ताकि लोगों को पता चले कि जो ब्रिटिश है वो हमारी कंट्री को इकोनॉमिकली कितना रूइन कर रहे हैं, कितना उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेस। जो भी भाषण होता था, जो भी मतलब स्पीच होती थी, उसमें लीडर्स बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे ब्रिटिश रूल को। उनके बारे में बोलते थे कि आपको कितना ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, आपका कितना शोषण किया जा रहा है। वो लोगों को एक अवेयरनेस फैला रहे थे इंडियंस में। दे फेल्ट दैट ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स फॉर ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस and so could accept the demands of Indians. What was necessary was to make the government aware to the feeling of Indians. और ये लीडर्स को ये लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हम इंडियंस की जो फ्रीडम को लेके मांग है, जो जस्टिस है उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट करेंगे और वो तभी करेंगे जब उन गवर्नमेंट को पता हो कि हमें क्या क्या झेलना पड़ रहा है, हमें क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो ये सारी चीज़ें करके आर्टिकल्स पब्लिश करवा के अपनी स्पीच में सारी बातों को बता के वो उस गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अवेयर करना चाहते थे इंडियंस की फीलिंग्स को, कि उनको पता चले कि हम क्या क्या झेल रहे हैं। स्वराज इज माई बर्थ राइट। द इंडियन The Indian Councils Act of 1892 failed to provide the Indians a significant role in the administration of the country. जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 बना था कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में जो इंडियंस हैं उनका जो शेयर है, पार्टिसिपेंट है, वो और बढ़ जाए, तो ये एक्ट, ये काउंसिल उस चीज़ को करने में जो है फेल हुआ। The moderates failed to obtain any real concessions from the government. और जो moderates leaders थे वो चाह रहे थे कि जो है ब्रिटिशर्स जैसा हम कह रहे हैं सुन लें, हमारी बातों को समझ लें, हमारी फीलिंग्स को समझें, रिस्पेक्ट करें उस चीज़ को, तो वो ये चीज़ें करने में भी नाकामयाब हुए। Fairly and spirited leaders like Bipin Chandra Pal, Lala Lajpat Rai and Bal Gangadhar Tilak parted company with them. उसी टाइम पे जो वायलेंट और डेयरिंग लीडर्स थे जैसे बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने क्या किया, जो मॉडरेट में ये भी थे तो बाद में इन्होंने वहाँ से अपने आप को सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया। They criticize the moderates for their politics of prayers and emphasize the importance of self-reliance and constructive work. Tilak's slogan, Swaraj is my birthright and I shall have it, became the source of inspiration for Indians. इन लोगों ने जो ये लीडर्स अपने आप को कट आउट किए मॉडरेट लीडर से, उन्होंने कहा कि जो मॉडरेट्स हैं उनका जो ये प्रार्थना की राजनीति मीन्स पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर है, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि जो ये सेल्फ रियलेंस है यानी आत्मनिर्भरता है हमारी और कंस्ट्रक्टिव वर्क है, उसको जो है उसको इम्पोर्टेंस दिया कि हमें खुद को ही
हमें अपने लिए खुद ही काम करना पड़ेगा। अगर हम उनके सामने गिड़गिड़ाएँगे, उनसे प्रेयर करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी नहीं सुनेगी। उसी टाइम जो है तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने एक स्लोगन दिया कि स्वराज इज़ माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। मीन्स स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उनका ये जो स्लोगन था, इस स्लोगन ने उस टाइम एक इंस्पिरेशन का, एक फायर का काम किया सारे इंडियंस में कि ये स्लोगन जो है वो एक तरीके के पूरे इंडियंस में एक प्रेरणा का, यानी एक इंस्पिरेशन का काम किया। यहाँ पे लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हमें जो है ब्रिटिशर्स के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। हम उनसे प्रेयर करेंगे, अपनी चीज़ों को समझाएँगे, फीलिंग बताएँगे, तो उससे उनको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हमें हमें जो चाहिए, हमें हमारा फ्रीडम चाहिए, तो उसके लिए हमें खुद लड़ना पड़ेगा और उसे किसी भी तरीके से जो है हासिल करना पड़ेगा।